नमस्कार किसान भाइयों, मैं मांडवी शिवम, वरिष्ठ प्रवक्ता राजकीय कृषि विद्यालय चुरगांव। देश में देखिए किसान भाइयों, देश में कई प्रकार के किसान हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो खाद्यान्न की खेती करते हैं, जैसे कि दलहन हो गया, तिलहन हो गया, अनाज की खेती करते हैं। कोई सब्जी का उत्पादक किसान है और कोई उद्यान की भी खेती करता है। आज का जो मेरा वीडियो है ये उन किसानों पर केंद्रित है जो उद्यान की खेती करते हैं। वो किसान 2 से 3 एकड़ का फार्म खरीद करके अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं, या आम का बाग लगाना चाहते हैं, या फिर आंवले का बाग लगाना चाहते हैं, या तरह तरह के फल का बाग लगा करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। उन किसान पे ये वीडियो केंद्रित है जो ये सोचते हैं कि जो हम उद्यान लगा रहे हैं उससे हमें इतना प्रॉफिट हो, इतनी आमदनी हो कि हमारा जीवन अच्छे से चल पाए। तो वो इस उम्मीद से लगाते हैं कि जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास अंत में जाकर के सफल हो। बट किसान भाइयों, होता क्या है कि हम इस उम्मीद में तो आगे बढ़ जाते हैं, बट कुछ कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो उत्पादन या वो प्रॉफिट मिल नहीं पाता है। ऐसा ही विषय है उद्यान की खेती में। जैसे मेरे साथ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और कई सारे ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जो अक्सर हमसे या फिर सचिन साहब से कई सारे प्रश्न पूछते हैं उद्यान से रिलेटेड। जैसे कई सारे किसान ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि साहब, हमने अमरूद का बाग लगाया और कुछ साल बाद हमारा अमरूद के बाग में से कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सूखने लग गए। कई ऐसे पेड़ हैं जिसमें अमरूद का साइज़ जो है वो कम हो रहा है, या फिर अमरूद की फली अच्छी नहीं हो पा रही है। तो मैं किसान भाइयों को ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी किसान भाई उद्यान की खेती करने के लिए आगे बढ़ रहा है या उद्यान करना चाहता है, खेती करना चाहता है, तो उनको कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगी। जो किसान उद्यान की खेती कर रहा है उनको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से या कई सारी वीडियोस जो ग्रुप में डली हैं, आपको ये ज़रूर ये बताया जाता है कि प्राकृतिक खेती, खेती यानी भूमि, खेती हम भूमि से शुरू करते हैं और ये धरती माँ है। तो जो खेत के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं वो होता है ये मिट्टी और इसके ऊपर की बायोडाइवर्सिटी। तो कोई किसान, मान लीजिए अगर अमरूद की खेती करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो इस बात का ध्यान रखे कि वो प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लाता है। क्योंकि अगर हम अच्छा प्लांटिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं तो वो 5 से 10 साल बाद जाकर के हमें उसकी स्थिति पता चलती है, तब तक में हमें नुकसान हो जाता है। तो जैसे अभी बिजनेस का दौर चल रहा है, तो किसान अगर मार्केट में जाता है, प्लांटिंग मटेरियल खरीदने जाता है, तो उसे कई तरह के ऐसे व्यापारी मिलेंगे, कई तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जो प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे होते हैं। किसान थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के पहुंच जाता है किसी एक नर्सरी में और वो पता करता है कि यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल उसको अच्छा मिल रहा है। वो इस उम्मीद से जाता तो है, बट क्या सच में वो प्लांटिंग मटेरियल बढ़िया होता है? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो वो जा करके इस उम्मीद में तो ले ही आता है वो प्लांटिंग मटेरियल, और जब वो यूज़ करता है उसको, तो 5 से 10 साल बाद उसे पता चलता है कि वो प्लांटिंग मटेरियल अच्छा नहीं था। तो कोई भी किसान जब उद्यान की खेती अगर करना शुरू करे तो इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखे और इस पे फोकस ज़्यादा रहे कि जो प्लांटिंग मटेरियल है वो अच्छा हो। वो उसमें अगर उसके पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो वो अच्छा हो, वो प्लांटिंग मटेरियल तब ला करके वो अपने जो भी एरिया है, जो भी फार्म है जहाँ पे वो चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लगाए। ये तो हो गई प्लांटिंग मटेरियल की बात। अब जो भी वो प्लांटिंग मटेरियल लगा रहा है वो इस मिट्टी में लगाएगा। तो इस पूरे प्रकृति का सारा दारोमदार इस मिट्टी में है। अगर हमारी मिट्टी संपन्न है, मिट्टी की फर्टिलिटी लेवल अच्छी है, मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा अच्छी है, तो जो भी प्लांटिंग मटेरियल अच्छा हम ले करके आए हैं उसका ग्रोथ भी उस हिसाब से अच्छा होगा। बट वर्तमान स्थिति में किसान इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर जाता है, भूल जाता है कि मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांटिंग मटेरियल तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं है, मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, मिट्टी में फर्टिलिटी लेवल अच्छा नहीं है, तो वो प्लांटिंग मटेरियल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल पाएगा, वो ग्रोथ अच्छा नहीं कर पाएगी। तो आज हमारे बीच सचान साहब हैं। आज मैं इसी तरह के एक अमरूद के बाग में खड़ी हूँ। आप आसपास देख सकते हैं कि अमरूद का कई सारा पेड़ है और यहाँ पे हमने एक फीट का गड्ढा भी खोद करके रखा है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि मैंने बताया कि धरती माँ, आप ये प्लांटिंग मटीरियल्स धरती माँ में लगा रहे हैं, तो उसका बेहतर होना, उसका अच्छा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने सचान साहब को यहाँ पर इन्वाइट करूँगी और उनसे मिट्टी के बारे में और जानकारी और भी चीज़ों के बारे में जानने की मैं उनसे कहूँगी कि उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, थोड़ा मिट्टी के बारे में जानकारी दें, जैसे उद्यान की खेती जो करना चाहते हैं किसान। मित्रों नमस्कार।
आज का जो विषय था मांडवी ने आपको बताया, खेती किसानी का विषय ऐसा है मित्र कि हमको बड़ा दर्द होता है जब कोई किसान संकट में फंसता है। और इस देश दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसान को सत्य नहीं बताते। मैं अपने कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से अक्सर प्रयास करता हूं कि किसानों को वो हकीकत पता चले जिसके ऊपर खेती डिपेंड है। तो मांडवी शिवम ने आपको आर्चर्ड की कुछ बातें बताई। फिर बात है सॉइल की, जैसे प्लांटिंग मटेरियल की बात इसने बोली कि प्लांटिंग मटेरियल अगर अच्छा है तो हमारा रास्ता साफ है। लेकिन प्लांटिंग मटेरियल अच्छा है तो आप ये उम्मीद मत पालिए कि आपका रास्ता साफ है। प्लांटिंग मटेरियल जिस सॉइल में मैं लगा रहा हूँ, अमरूद का, अनार का, सेव का, बेर का, लीची का, आम का बाग, वो सॉइल कैसी है। क्योंकि जब हम गर्मियों में आर्चर्ड के बारे में कहा गया कि गर्मियों में आप 2 फुट का 3 फुट का गड्ढा खोदिए और मई जून की धूप लग जाने दीजिए, फिर जुलाई में उस गड्ढे को थोड़ा सा गोबर की खाद डाल करके फिलअप कर दीजिए और फिर पेड़ ला करके उसमें लगा दीजिए। मित्र, इसका एक साइंस है। देखिए, गेहूं, चना, मटर तो हमारी 4 महीने 5 महीने की क्रॉप होती है और मैं पिछले बार कोई मिस्टेक हो गई थी तो अगले बार सुधार भी लूँगा। लेकिन आर्चर्ड जिसका सपना 20 साल से लेकर 60 साल तक का पालते हैं कि एक बार अगर आम का बाग लग गया तो 60 साल तक चलेगा, या एक बार लीची का बाग लग गया तो 40 साल तक चलेगा, या एक बार अमरूद का बाग लग गया तो 30 साल तक चलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। तो जो पेड़ मेरा लॉन्ग टर्म तक चलना है, लंबी अवधि तक चलना है, 30 साल 50 साल 20 साल तक चलना है, उसके लिए मैं बड़ी प्रिकॉशन बरतनी है। क्योंकि वो जो क्रॉप है वो 30 साल तक कंटिन्यू करने वाली है। और थोड़ी सी चूक हो गई तो मैं सोच रहा, तो जैसे आज मैं ये अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, ये अमरूद का पेड़ है और मैं इस जगह पर इसलिए आया हूँ, ये एक वाइल्ड एरिया है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल वे में, जीरो कास्ट। यहाँ कोई ना खाद है, ना पेस्टिसाइड है, ना यहाँ सिंचाई है, ना यहाँ क्यारियाँ बनी है, ना इनकी प्रूनिंग होती है। बिल्कुल जंगली विधि से, कुछ नहीं होता क्योंकि ये सरकारी फार्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं होता तो ये पेड़ फल नहीं देता। इसमें बहुत मीठे फल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो विषय था मित्र सॉइल का। तो देखिए, एक गड्ढा मैंने खोदा, इसलिए खोदा, अब मैं गड्ढे में खड़ा हूँ। इस गड्ढे को खोदने के बाद ऊपर की लेयर में ये मुझको मिट्टी, बेसिकली समझना, ये एरिया जो है ना पड़ुआ मिट्टी का है, पीली मिट्टी का एरिया है। लेकिन ऊपर 9 इंच के आसपास मिट्टी ब्लैक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी पतझड़ होता है, यहाँ जितनी भी ग्रासेस होती हैं, ना तो कोई खरपतवार मारता है, ना खरपतवार को कोई काट करके फेंकता है। नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरली यहाँ सूख जाते हैं, नेचुरली यहाँ का पतझड़ होता है और सब यहीं पड़ा रहता है। मित्र, ये जो प्लांट है ना, ये पेड़ कहीं जा नहीं सकता। देखिए, कुदरत की या प्रकृति की व्यवस्था, जीवधारी जितने भी हैं अपने भोजन की तलाश में कहीं जा सकते हैं, लेकिन एक प्लांट कहीं जाता नहीं है। उसको जहां आपने स्थापित कर दिया बस वहीं स्थापित है। तो एक अमरूद का पेड़ यहाँ लगा 20 साल पहले और वहीं अपना टिका हुआ है, कहाँ जाएगा बेचारा। हम इसको खाद दें या ना दें, बट ये हिल डुल नहीं सकता। अब अगर सॉइल रिच नहीं है तो जैसे मैं बताऊं आपको कि जब हम अमरूद का या अनार का या सेव का या आम का कोई बगीचा लगाता हूं, कोई प्लांट लगाता हूं, तो पहली शर्त तो ये है कि चूंकि ये डीप रूटेड प्लांट हैं, मतलब इनकी रूट जो है बहुत डीप तक जाएंगी, बहुत दूर तक फैलेंगी। तो हम स्टार्टिंग में जब गड्ढा खोदते हैं, जैसे मैंने ये गड्ढा खोदा है 2 बाई 2 फुट का, अभी कम गड्ढा खोदा है, 3 फुट गहरा तक खोदना चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर अगर मिट्टी निकालता हूँ, बेसिकली किसी भी आर्चर्ड का जब
डिजाइनिंग करते हैं तो 1 घन मीटर का हम गड्ढा खोदते हैं। 1 घन मीटर के गड्ढे में कम से कम 15 से 18 कुंटल मिट्टी निकलती है। तो उसका 25% हिस्सा मुझे गोबर की खाद से भरना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, कम से कम 1.5 कुंटल फार्म यार्ड मैनोर सड़ी हुई जब मैं गड्ढे में मिट्टी मिला के भरूंगा तो 4-5 साल तक प्लांट हमारा उस खाद से तेजी के साथ ग्रो करेगा और अच्छी फ्रूटिंग आएगी। लेकिन अब सोचा मैंने कि ये जो मटेरियल उठाया है, मैंने 1.5 कुंटल इसमें डाला है, आगे की तारीख में क्या होता है। मैं कैमरा से कहूँगा थोड़ा इधर ले आए कैमरा, तो बेटा जाओ, मैं इस गड्ढे को दिखाता हूँ पूरी पोजीशन। दूर रखो बस थोड़ा सा, ये दिखाना। रुक जाना तुम, बेटा उधर चले, मैं इसको सेट कर दूँ। देखिए मित्र, मैं अभी आपको गड्ढा दिखाने जा रहा हूँ कि पोजीशन क्या गड्ढे की। चलिए, ये गड्ढा है। मैं सॉइल कार्बन के, ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, मैं आ गया ना, मैं ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में अक्सर बोलता हूँ। देखिए ये क्या है, ये पेड़ों से गिरी हुई पत्तियाँ हैं। मैंने बोला कि पहली साल जब आपने गड्ढा खोद करके गोबर की खाद डाल करके यहाँ पेड़ लगा दिया, लेकिन ये तो 50 साल तक पेड़ चलेगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे से गड्ढा खोदा और गोबर की खाद डाल करके प्लांटिंग कर दी, प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया, अब इसको आपको लाइफ टाइम ना यूरिया ना डीएपी कुछ नहीं देना। बस सावधानी क्या करनी है कि ऑर्चर्ड के खेत में आपको ट्रैक्टर नहीं ले जाना, ध्यान रखना। मैंने बोला कि इसमें ये जड़ें हैं गड्ढे में, देखिए ये अमरूद की, इसी अमरूद के पेड़ की जड़ें ऐसे गई हैं। जहाँ इसकी कैनोपी है, मतलब दोपहर में जहाँ तक इसकी छाया जाएगी, इसकी जड़ें इस यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब हमारी 1 फुट 9 इंच 1.5 फुट की डेप्थ तक जितनी भी जड़ें हैं, अगर यहाँ से 4 टन का ट्रैक्टर पास होगा तो ये जड़ें डैमेज हो जाती हैं। प्रेशर पड़ेगा ना, कॉम्पैक्शन होगा ना, तो वो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। इस सॉइल में एक स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कहते हैं कि इस जमीन जिंदा है। जमीन जिंदा इसलिए क्योंकि इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। माइक्रोब्स की तो संख्या अनलिमिटेड है, लाखों में तक में जा सकती है, मतलब लाखों प्रकार की स्पीशीज इस सॉइल में रहती हैं। और कोई बड़ा आदमी, जैसे आदमी है, आदमी बड़े घर में रहता है, खरगोश अपना छोटा सा बिल बनाता है, चूहा कुछ और छोटा सा बिल बनाता है। तो सारे के सारे जीव इस मिट्टी के नीचे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, टेक्सचर है मिट्टी का स्ट्रक्चर, यानी छोटी छोटी कॉलोनी है, रंध्रावकाश है। सॉइल में एयर होती है ना, एयर कहाँ होती है, पोर स्पेस। तो जो पोर स्पेस है वो कॉलोनी है, उनके नीचे, उनके अंदर एयर होती है, उनके अंदर वाटर होता है, उनके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। तो अगर मेरा ये कार्बनिक पदार्थ, जो जीव यहाँ रहते हैं, इस सॉइल के अंदर कॉलोनी बनी हुई है, उसमें नाना प्रकार के जीव रहते हैं। जीवों का भोजन क्या है? भोजन है ये ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर जब वेट कंडीशन में है, नम कंडीशन में है, तो इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिया करते हैं और ये डिकम्पोजिशन शुरू करता है, फिर लास्ट में टूट जाता है, बैक्टीरिया इसको खा लेता है और फिर बैक्टीरिया जीव मर जाता है, वो जीवांश है। तो जीवांश रूट जोन तक, रूट की जहाँ टिप है, जहाँ से रूट को भोजन मिल रहा है, वहाँ तक रूट जोन के सारे सारे जीवांश रन करता है और ये नेचुरली चलता रहता है। तो मैं इसलिए लाया कि ताकि आपको दिखा सकूं कि देखिए यहाँ पर पिछले 30 सालों से ना किसी ने यूरिया डाला, ना डीएपी डाला, ना यहाँ पर हम पेस्टिसाइड कोई डालते, कोई भी नहीं डालते।
और दुर्भाग्य से कहिए कि ये चिरगांव का फार्म है, सरकारी प्रक्षेत्र है, और यहाँ कोई भी डिजीज, जैसे मांडवी ने बताया कि हमको भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर पेड़ सूख रहे हैं। हमने कहा क्यों सूख रहे हैं? तो बोले साहब निमेटोड्स हैं। अब निमेटोड्स ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज तो है। निमेटोड्स आया क्यों है? जहाँ पर हम वाटरिंग करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, सॉइल को वेट रखेंगे और पेस्टिसाइड, डेंजरस पेस्टिसाइड, सिस्टेमिक पेस्टिसाइड, जैसे निमेटोड्स को मारने के लिए बहुत सारे लोग फ्यूराडान, थिमेटेंजी, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, डेकामेथ्रिन जैसी दवाएं कहते हैं डाल दोगे तो मर जाएगा। वो नहीं मरते। निमेटोड्स को कंट्रोल करने वाली सेना मैंने मारी है, निमेटोड्स नहीं मारा। अब ये सत्य लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि उनकी दवाइयां, निमेटोड जितना ज्यादा लगेगा, जितना किसान परेशान होगा, उतना ही ज्यादा दवाई बिकेगी। प्रकृति में खुद ऐसी व्यवस्था है कि कोई निमेटोड्स नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा। क्यों? अगर मेरे सॉइल में मैंने कुछ भी खुराफात नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमको मांडवी ने बताया कि प्लांटिंग मटेरियल विषय है, बहुत अच्छा विषय है। अगर सॉइल कितनी भी रिच हो और मेरा प्लांटिंग मटेरियल अच्छा ना हो तो निश्चित सी बात है, जैसा उसका जेनेटिक कैरेक्टर था उसी प्रकार से हमको फ्रूटिंग मिलनी है। लेकिन अगर किसी प्लांट का जेनेटिक कैरेक्टर बहुत अच्छा है और सॉइल का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, यानी सॉइल की प्रॉपर्टीज वीक हैं, तो जेनेटिक कैरेक्टर प्लांट का कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपने प्लांट अच्छा सेलेक्ट कर लिया, अब हमको सॉइल अच्छी बनानी है। सॉइल कहीं की अच्छी होती है, कहीं की मैं ख़राब कर चुका हूँ। तो सॉइल की अच्छाई क्या होती है? कई बार हम लोग क्लासरूम में जब ट्रेनिंग जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सॉइल की में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम जैविक गुण कहते हैं, जो मैंने बताया कि इस सॉइल में बहुत सारे घर बने हुए छोटे छोटे, जो हमको आँखों से नहीं दिखते हैं, हालांकि कैमरा जूम करेंगे तो दिख भी जाते हैं। जिस सॉइल का स्ट्रक्चर सही होगा उसको हम फावड़ा मार के खोदेंगे तो इजीली खुद जाएगा। जैसे ये मैंने गड्ढा भी खोदा है, हम 3 लोगों ने मिल करके छोटा सा गड्ढा, तो इजीली खुद गया है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, फिर इतना गड्ढा खोदने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। सॉइल हार्ड हो गई है, कॉम्पैक्ट हो गई है। तो पहली शर्त है कि सॉइल के बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है कि इस सॉइल में रहने वाली बहुत सारी सेना, जो महादेव की सेना कहलाती है, शिव की सेना कहलाती है, वो धरती में जितने भी नाना प्रकार के जीव जंतु हैं होने चाहिए। अब वो अगर होने चाहिए तो 2 काम करना, ट्रैक्टर नहीं लाना, आर्चर्ड में ट्रैक्टर नहीं लाना। ट्रैक्टर लाएंगे तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसके बीच के जो घर थे वो जीवों के रहने वाले वो सब टूट जाएंगे, पोर स्पेस कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की, पानी की अल्टीमेटली कमी होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए ट्रैक्टर नहीं लाए और किसी ने डरा दिया कि निमेटोड्स की समस्या के समाधान के लिए आप साल में 3 बार ये वाला इंसेक्टिसाइड आपको डालना है, तो समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि वो जब इंसेक्टिसाइड सॉइल में आप 3 बार डालेंगे तो जानते हो क्या होगा? घर तो जिंदा है जीव का, लेकिन जीव मर गया, तो उस घर में होगा क्या? जैसे कहते हैं कि जिस घर में कोई चिराग न जले वो घर जो भूतों का डेरा हो जाता है, तो उसी प्रकार सॉइल में जब तक जीव नहीं है तो ये ज़मीन फिर भूतों का डेरा जैसी हो जाती है। तो पेस्टिसाइड नहीं डालना है और ट्रैक्टर नहीं चलाना है। इसके बाद हमको कभी इसमें खाद नहीं देनी। फर्स्ट टाइम मैंने जो 1.5 कुंटल एक पेड़ में खाद दी थी, बस वही बनी रहती थी, उसके बाद हमको नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीड्स उगेंगे, उनको खूब उगने दो। अगर हमारा अमरूद का पेड़ या सेव का पेड़ या लीची का पेड़ 10 फुट या 15 फुट या 8 फुट हाइट का पहुँच गया है, तो इस सरफेस पर 1.5 फुट 2 फुट के वीड्स इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, बल्कि ये को एग्जिस्टेंस का काम कर रहे हैं। सह अस्तित्व का सिद्धांत है। इस सॉइल की हेल्प कर रहे हैं, इस प्लांट की भी हेल्प कर रहे हैं। अभी लोगों ने क्या बताया कि अगर ये घास नहीं हटाओगे, अगर बाग के नीचे झाड़ी नहीं हटाओगे,
तो झाड़ियों में बीमारियां आएंगी, झाड़ियों में कीड़े आएंगे, फिर आपके इस प्लांट को डैमेज करेंगे। ये बिल्कुल झूठ है। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि झाड़ी होगी तो बीमारी हो जाएगी। और आज आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस जंगल में आपको इस आर्चर्ड में इसलिए लाया हूँ, यहाँ हम कुछ भी साफ नहीं करते, इसीलिए शायद अमरूद में कोई बीमारी नहीं है। और जो किसान बहुत हाईटेक फार्मिंग करते हैं ना, उनके यहाँ ही बीमारियां हैं कि वो 100 पेड़ लगाए थे, 17 पेड़ सूख गए, कुछ नेमेटोड्स लग गया, कुछ फंगस लग गया, फल ड्रॉप कर जाता है, फूल ड्रॉप कर जाता है, फल छोटा रह जाता है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं किसान। मैं एक ही उत्तर देता हूँ कि मित्र, जब तक आप अपनी सॉइल को रिच नहीं करेंगे, मतलब सॉइल की जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनको रिच नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या दुनिया का कोई आदमी हल नहीं कर सकता। और ये जरूर है कि हल करते करते वो किसान दम तोड़ देता है और लास्ट में 20 साल के बाद उसको बगीचे को काट करके फेंकना पड़ता है। तो खेती जो है एक्चुअली बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें मैं धरती माँ की पूजा करता हूँ। ये धरती माँ जिसमें मैंने प्लांट लगाया, इस प्लांट को यही पालेगी। तो ये माँ का माँ में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ज़्यादा रिच होगा। जैसे अभी मैंने गड्ढा खोदा है, बारिश के पानी के बाद इस खेत में, इस आर्चर्ड में कोई पानी नहीं लगाया गया, लेकिन अभी मैं गड्ढा खोद रहा था तो ये मान लीजिए कि इस सॉइल में कम से कम 25, 30, 32% तक मॉइस्चर है। बारिश बीते हुए कई महीना हो गया, शायद 20 सितंबर के बाद बारिश खत्म हो गई थी। तो 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 4 महीने, यानी 4 महीने बीत गया है और इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपरी सरफेस पर 20 साल से इतना पतझड़ होता है, इतनी पत्तियां सड़ती रहती हैं, गलती रहती हैं, तो ऊपर की सरफेस पर 9 इंच की मिट्टी तक तो हम समझते हैं कि यहाँ पर शायद 1% से एबव ऑर्गेनिक कार्बन हो सकता है। जब नीचे जाते हैं तो ज़मीन हमारी पीली निकलने लगती। तो अभी जब मैंने खोदा तो 9 इंच के बाद मिट्टी पीली निकली, तो मैं समझ गया कि ये बेसिकली मिट्टी पड़ुआ है। लेकिन कई साल से इसमें पत्तियां सड़ रही हैं, गल रही हैं, ह्यूमस के रूप में फार्म हो रही हैं, तो मिट्टी का कलर ब्लैक हो गया। तो मित्र, सॉइल को जिंदा रखना है, सॉइल को स्ट्रांग बनाने के लिए बाजार नहीं जाना, कोई भी इनपुट नहीं लाना, केवल अपना दिमाग लगाना। मैं 2 ही चीज़ें बताता हूँ, कार्बनिक पदार्थ जितना ऐड कर सकते हो ऐड करो, और आर्चर्ड में तो ऐड ही नहीं करना। आर्चर्ड को आर्चर्ड के भरोसे छोड़ दो, राम के भरोसे छोड़ दो। खरपतवारों को मत बीडीसाइड डाल के मारो, उनको अर्ली स्टेज पर जुताई करके मत पलटो, उनको नेचुरली वहाँ रहने दो। तो क्या होगा, एक अवधि आती कि वो सूख जाता है, फिर मल्चिंग का काम करता है, और देर सवेर जब पानी मिलता है आर्चर्ड को तो वो ह्यूमस बनता है। एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि आर्चर्ड में जब स्टार्टिंग में आप आर्चर्ड लगाएंगे तो पहली साल तो कई बार पानी देंगे, और दूसरी साल क्या करेंगे, कम पानी देंगे, तीसरी साल और कम पानी देंगे। ये मान लीजिए कि आर्चर्ड अगर आपका 5 साल पुराना हो जाए तो उसमें अप्रैल, मई, जून के महीने में आवश्यकता अनुसार 2 बार इरिगेशन करिए कायदे से। और इरिगेशन कहाँ करेंगे? हमेशा इरिगेशन हमेशा करेंगे जहाँ उसकी कैनोपी जा चुकी। जैसे कई लोग इस जड़ के पास पानी देते हैं, यहाँ नहीं देना। अगर उसकी छाया यहाँ तक आ रही है तो पानी यहाँ देना है। कब देना है? अप्रैल, मई, जून में। 5 साल के किसी भी पुराने आर्चर्ड में 5 साल के बारिश में तो भगवान पानी दे देता है। बारिश के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक किसी भी प्लांट में पानी नहीं देना। हाँ, 5 साल का अगर आर्चर्ड है तो हमें पानी देना है, और गर्मियों में 2 से 3 बार देना है। उसके बाद फिर जुलाई आ जाएगी, फिर हमको पानी नहीं देना। जो लोग बार बार पानी देते हैं आर्चर्ड में, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं।
मैंने बोला ज़्यादा पानी देना भी बहुत खतरनाक है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई बीमारी नहीं भी आ रही थी तो आने लगेगी, और निमोटोड्स की समस्या का भी हो सकता है आगाज हो जाए। कोई भी पेस्टिसाइड सॉइल में नहीं डालना आर्चर्ड में। कभी अगर लीफ एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, अगर कहीं कोई समस्या ऐसी सीन होती हो। नहीं तो आर्चर्ड में कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड देना ही नहीं है। वीडीसाइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये पत्तियां गिरती हैं, ह्यूमस बढ़ता है, तो फर्टिलाइजर का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब आप बताइए कि एक आदमी ने 1 एकड़ में अनार लगाया और 1 लाख रुपया खर्च किया और उसका अनार 1.25 लाख का बिका, 25,000 रुपये फायदा हुआ। एक आदमी ने अनार के पेड़ में, मतलब उस आर्चर्ड में कुछ भी खर्च नहीं किया और उसका जो फल है वो 1 लाख का बिका, तो उसके तो टोटल 1 लाख सीधे सीधे सेव हो गए। और जिसने टेक्नोलॉजी के झांसस में उसमें पढ़ करके बेवकूफ़ी में और 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड डाल देता है तो फंस जाता है। हमारे पास देश के अनार बनासकांठा के लोग और हिमाचल के लोग और बिहार के लोग और नासिक के लोग, अंगूर वाले और संतरे वाले लोग ऐसे बहुत टच में हैं जो कहते हैं साहब हमारा संतरा हमारे इलाके नागपुर में सूखने लगा है, प्रोडक्शन कम हो गया है, लागत बहुत आती है। हर आर्चर्ड में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आर्चर्ड में 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड आप क्यों डालते हो? कंज्यूमर से कहता हूँ ये तुम फल खा रहे हो कि जहर खा रहे हो? या प्रोड्यूसर से कहता हूँ तुम किसी को फल खिला रहे हो या जहर खिला रहे हो? तो हम सीधे सीधे कैंसर बढ़ा रहे हैं। हम आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं हुए, खुद भी कैंसरस हो गए, लोगों को भी कैंसर परोसा। तो आज का वीडियो जिन किसान भाइयों को अच्छा लगा हो वो अपना समझ लें। उद्देश्य यही था कि खेती में बिल्कुल आर्चर्ड में, जैसे गेहूं की फसल में अगर कोई कहे 0 लागत, शून्य लागत की खेती, तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर साल जुताई करना है, हर साल बीज बोना है, हर साल कुछ ना कुछ पानी लगाना है। आर्चर्ड के साथ बिल्कुल 0 बजट का, आर्चर्ड हमेशा 0 बजट का किया जा सकता है। आर्चर्ड में कुछ भी नहीं करना, बस 2 साल 3 साल तक हम उसकी देख रेख कर लें, पौधा सूखने ना पाए, खाद वाद गड्ढे में अच्छी से डाल दें। उसके बाद 5 साल जैसे ही मित्र बीतते हैं ना, आपको आर्चर्ड 50 साल तक आप करते रहिए। बस जो टहनियाँ ज़्यादा बढ़ जाए, उनको अगर लगता है ओवर ग्रोथ हो रही तो उसको केवल प्रूनिंग कर दीजिए और कुछ नहीं करना। नमस्कार। अंत में किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी किसान उद्यान की खेती कर रहे हैं वो 3 चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। पहला तो है ये क्लाइमेट, जैसा कि अभी सचान साहब ने आपको सॉइल के बारे में पूरी चीज़ें बताई। तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान दें कि जिस चीज़ का वो वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, चाहे वो आम का लगा रहे हो या अमरूद का लगा रहे हो, जो भी प्लांटिंग मटेरियल वो चूज़ करते हैं, जो भी फसल वो लेते हैं या जो भी फल वो ले रहे हैं, वो फल उस क्लाइमेट के हिसाब से है कि नहीं। अगर हिमाचल में सेब होते हैं तो कोई किसान ये ना सोचे कि वो यूपी में आकर के ये सेब का बाग लगाए। तो क्लाइमेट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा होता है पानी, और तीसरा होता है सॉइल। तो किसान भाइयों, जैसे अक्सर सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे किसान हैं जो उद्यान की खेती करते हैं, तो अपने सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि हिमाचल में सेब होते हैं, बट हमने अपने यहाँ पे एरिया में भी, इस एरिया में जहाँ पे जैसे यूपी जैसा एरिया है, बिहार जैसा एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता है, तो कुछ किसान सोशल मीडिया में ये भी दिखाते हैं कि हमने सेब की खेती की, देखिए यहाँ पे हमने सेब की खेती की और उसको बेच करके हमें इतना मुनाफा हुआ। तो किसान इस चीज़ से ना भटके। सबसे पहले चाहे वो किसी भी, अगर खाद्यान्न की फसल लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान दें, या फिर अगर उद्यान वो लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान दें कि जो भी प्लांटिंग मटेरियल या जो भी फसल का चुनाव कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी फल का आप चुनाव कर रहे हैं लगाने के लिए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि वो आपके क्लाइमेट के हिसाब से है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि पानी, और तीसरा है कि सॉइल। तो सॉइल के बारे में सचान सर ने आपको पूरी तरीके से बताया कि क्लाइमेट भी होना चाहिए और सॉइल में प्रॉपर फर्टिलिटी लेवल भी होनी चाहिए कि वो उस क्रॉप को ग्रो कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस उद्यान के विषय में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी, आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।